अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ड यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था कि हमारे जो 26 कंट्रोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारे हैं 26 कंट्रोल्स। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं। इसमें होते हैं कि बेसिक्स कौन से हैं, ठीक है ना, फाउंडेशनल कौन से हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कौन से होते हैं। ये सर पूछते हैं इसमें से। वो इस तरह का एमसीक्यूज हो गए कि बाउंड्री डिफेंस हमारा किस में आता है। आपने कहना है ये होगा ऑर्गेनाइजेशनल में। डाटा प्रोटेक्शन किस में है, ऑर्गेनाइजेशनल में है। मालवेयर डिफेंस किस में है, ये फाउंडेशनल में है, ठीक है ना। और ये जो है ये हमारे बेसिक्स हैं, पहले 6 बेसिक्स। एक मिनट, अच्छा, पहले 6 जो हमारे ये बेसिक्स हैं, उसके बाद ये 6 हो गए, और अगले जो 4 हैं ये हमारे हैं फाउंडेशनल। आखिरी जो हमारे 10 बनते हैं ये हमारे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। तो यहाँ पे सर पूछ सकते हैं, बता दिया मैंने डाटा प्रोटेक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 149, इन्वेंट्री ऑफ एसेट्स, सॉरी इन्वेंट्री ऑफ अथोराइज्ड एंड अनअथोराइज्ड डिवाइसेस। ये हमारा पहला था सिस कंट्रोल। अब हम सबकी 20 के 20 डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरे 20 नहीं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं पहले 2-4 को डिस्कस करके थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इतना नहीं पूछते सर, इसमें से एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, या इनमें से पहले 1-2 जो है वो पूछ लेते हैं। पहले तो नहीं पूछते थे, अब इस दफ़ा इनमें से किसी की डिटेल पूछ लें तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपने इसको देख लेना है। मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कैसे आपने करना है। आपके पास हैंड आउट्स हैं तो यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आपके पास पीपीटी स्लाइड्स हैं तो वहाँ से कॉपी कर लेना है। अब पहला टॉपिक है यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री ऑफ अथोराइज्ड एंड अनअथोराइज्ड डिवाइसेस, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये है कि डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल, के जो हमारा ऐसा इन्वेंट्री टूल वो करें जो ऑटोमेटेड हो, कि हर चीज़ को वो डिटेक्ट करे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ रन कर रही हैं, हमने कौन कौन से सिस्टम यूज़ किए हुए हैं। टू यूज़ इट टू बिल्ड अ प्राइमरली इन्वेंट्री ऑफ सिस्टम कनेक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क, बोथ एक्टिव एंड स्कैन थ्रू IPv4 एंड IPv6। इस सारे खुलासे का कहने का मतलब ये है कि हमने सिस्टम के अंदर अपना इंस्टॉल करने हैं ऑटोमेटेड जो एसेट इन्वेंट्री डिस्कवरी टूल है, वो हमारे सिस्टम से कनेक्टेड होंगे या ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने टूल हैं, कितने नहीं हैं, क्या है और क्या नहीं है। अब इसको मैं बताता हूँ। आपने यहाँ से करना है इसको कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करके ये Ctrl+C, इसको ले जाना है आपने अंकल ChatGPT पे। यहाँ लिखना है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू लुगत, प्योर लुगत के साथ उर्दू एंड माइनर एक्सप्लेन। यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको पेस्ट, तो हमारा आंसर होगा बेहतरीन। तो बेहतरीन आंसर को हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास उर्दू तर्जमा इसका हो गया है और इसकी माइनर वजाहत भी आ गई है। उर्दू तर्जमा क्या है कि एक खुदकार असासाजात की शिनाख्त का टूल, ठीक है ना, इस्तेमाल करें और इसकी मदद से इब्तदाई फहरिस्त तैयार करें इन तमाम सिस्टम की जो इदारे के पब्लिक या प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मीन हमारे पास कितने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, कितने हमारे स्विचेस हैं, कितने राउटर्स हैं, कितने हमने फायरवॉल लगाए हुए हैं, कितने हमने DLP लगे, जो कुछ भी यूज़ किया हुआ है सब की आपके पास जितने तमाम सिस्टम्स, वो कहता है उन तमाम सिस्टम्स की जो इदारे के पब्लिक या प्राइवेट नेटवर्क से जुड़े हैं, उसके लिए एक्टिव टूल इस्तेमाल करें जो IPv4 या IPv6 नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। माइनर सी डिटेल, एसेट इन्वेंट्री टूल क्या करती है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस, सर्वर, कंप्यूटर, राउटर वगैरह को खुद ब खुद तलाश करके फहरिस्त बनाता है। ये एसेट डिस्कवरी टूल जो है
ये हमारे जो भी सिस्टम लगा होता है, सर्वर हूँ, कंप्यूटर हूँ, राउटर, कुछ भी डिवाइसेस हूँ, उनको खुद ब खुद डिटेक्ट करके वो बनाता है। प्रीलिमिनरी इन्वेंट्री, ये होता है शुरुआती या इब्तदाई फहरिस्त। ये कौन बनाएगा? ये हमारा एसेट इन्वेंट्री टूल बनाएगा। एक्टिव टूल, ऐसे टूल जो नेटवर्क पर स्कैन भेजकर सिस्टम तलाश करते हैं। हम जिस तरह पिंग वो करते हैं, आपको पता होगा, असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं हम 610 में, 407 में, तो हम उसको पिंग करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ। तो IPv4 ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के दौरान वेरिएंट्स हैं जिनके जरिए सिस्टम नेटवर्क पर एड्रेस हासिल करते हैं। ओके, बार मिसाल को छोड़ देते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। तो इसी तरह ये जो है, इसमें MCQ इतना कोई नहीं है मेरे ख्याल में, अगर होता तो मैं आपको बता देता। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायनामिकली assigning address using DHCP, then deploy dynamic host configuration protocol. अच्छा, ये आपका बन सकता है MCQs। डिप्लॉय एन ऑटोमेटेड इन्वेंट्री टूल, ये आपका MCQs बन सकता है, ठीक है ना। ये पहला पहला जो है। और सर मोस्टली अगर पूछते हैं ना, एक या दो में से पूछते हैं जो पहले होते हैं हमारे पास, एक दो, एक दो मीन सिस कंट्रोल्स में से जिस तरह पहला है, दूसरा मोस्टली दूसरे से पूछते हैं। ये जो हमारे टॉपिक नंबर नेक्स्ट है ना, ये अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर का पूछते हैं मोस्टली सर। तो इसको आपने देख लेना है, इसका मकसद ये है। और ensure that all equipment acquiring automatically updates the inventory system as a new approved devices. अच्छा, themselves, अब इसको क्या बीमारी पड़ गई? इन्वेंट्री शुड, अच्छा ये आ सकता है आपका MCQs, ठीक है ना। द नेटवर्क लेवल, मैं आपको उधर से पढ़ाता हूँ हैंड आउट से, सॉरी, यहाँ मैंने आपके लिए PPT भी रखी हुई है माशाल्लाह से। ये हमारा होगा एंड पे डिवाइसेस हैं, ये है डिप्लॉय नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन वाया 802.1x एंड लिमिट कंट्रोल डिवाइसेस कनेक्टेड टू नेटवर्क। जो हमारा यहाँ पे सर पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं 802.1x, वो पूछ सकते हैं ये कौन सा यहाँ पे यूज होगा। आपने कहना है 802.1x। ओके, अब हमारा है दूसरा पॉइंट, ये हमारा 150 टॉपिक्स है। इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर, डिवाइस अ लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट्स के, इसमें क्या कह रहा है, डिवाइस ही कह रहे हैं, डिवाइस क्या बनेगा, चलो पढ़ते हैं कि अ लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड वेरिएंट्स के कौन सा सॉफ्टवेयर और उसका वेरिएंट कौन सा है इज रिक्वायर्ड इन इंटरप्राइज फॉर ईच टाइप ऑफ सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि हमने सिस्टम के अंदर विंडो कौन सी की हुई है। विंडो 10 है, विंडो आपके 11 है, 11 प्रो है, 11 होम, 11 बिजनेस, ठीक है ना। तो उसका कौन सी आपका सॉफ्टवेयर है, उसका वेरिएंट कौन सा है। मैं कहता हूँ मैंने विंडो की हुई है 11, 11 में फिर उसका वेरिएंट कौन सा है, उसका होम है, वो प्रो है, बिजनेस है, कौन सा है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। और उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूडिंग सर्वर, वर्क स्टेशन एंड लैपटॉप्स,
कहीं भी कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। पहला पॉइंट इसका ये है, ये आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया विंडो का, जिस तरह कौन सी विंडो है और उसका वर्जन कौन सा है। ओके, तो कंट्रोल प्लस आर, हाँ ये देखें यहाँ पे, आज हमने असाइनमेंट की थी विंडो प्लस आर करते हैं। मैं यहाँ करता हूँ विंड वर्जन, तो देखें क्या कहता है। मुझे बता रहा है कि मेरे विंडो का वर्जन ये है। तो इसी तरह आप यहाँ से कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, जिस तरह हमने असाइनमेंट में टास्क परफॉर्म किए थे। तो 2.1, अब इसका 2. दिस लिस्ट शुड बी मॉनिटर्ड बाय फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग टूल। फाइल इंटीग्रिटी चेकिंग टूल होगा, वो इस चीज़ को मॉनिटर करती रहेगी टू वैलिडेट दैट द अथोराइज्ड सॉफ्टवेयर हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड। हमारा जो होगा, कौन इसको मॉनिटर करेगा कि हमारा सिस्टम वैलिडेट नहीं हुआ। वैलिडेशन का मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो डिप्लॉय एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग technology that allows system to run software only if it is included in the whitelist and prevents execution of all other software on this system। हमने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है जो हमारे पास वाइट लिस्ट में होंगे, ठीक है ना। वाइट लिस्ट वालों को हमने यूज करना है, ब्लैक लिस्ट ब्लू लिस्ट उनको यूज नहीं करना। डिप्लॉय एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग टेक्नोलॉजी that allows system to run software only if it is included in whitelist and prevent execution of all other software on the system। सिस्टम, टॉम नहीं कभी व्यास भी दिया करो, उम्मीद आपको नींद आना शुरू हो गई होगी। अच्छा, वाइट लिस्टिंग में बी वेरी एक्सटेंसिव and it is available from commercial whitelisting vendor, so that user are not inconvenienced when using common software। कि जो वाइट लिस्ट हमारे पास होती है, ये हमारे पास जो कमर्शियल हमारे वेंडर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल होती है। ये हमने पहले बता दिया कि डिप्लॉय सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री टूल, सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री टूल थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल covering each of operating system types in use including server, workstation and laptops। हमने यहाँ पे क्या करना है, डिप्लॉय सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री टूल हमने वहाँ भी करना था ऊपर, कि जो हमारे सिस्टम में काउंट करे कौन से हमारे सिस्टम में डिवाइसेस यूज हैं। और यहाँ पे क्या यूज करेगा हमारा ये जो है इन्वेंट्री टूल, यहाँ पर हमारे वो सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज में है, ठीक है ना। कवरिंग ईच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप इन यूज इंक्लूडिंग सर्वर्स, कि हमारे जो सिस्टम्स है वहां पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो भी चेक करेगा। ये देखिए, ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, सर ने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो द सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री system should track the version of the underlying operating system as well as the application installed it। ठीक है ना, जो हमारा सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री सिस्टम होगा वो क्या ट्रैक करेगा, वर्जन ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि उसका वर्जन कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। The software inventory system must be tied into a hardware assets inventory, so all devices associated with software are tracked with single location। ये आपका एमसीक्यूज है। सिंगल लोकेशन, जो मैं सांप को ले आता हूँ, ये मेरा सांप है,
तो शाम को मैं यहाँ आपके लिए बता रहा हूँ, ये जो ऊपर ए है ये हमारा एक MCQs है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा खत्म हो गया, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये मोस्टली सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। तो वो कह रहा है कि एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइज इमेजेस शुड रिप्रेजेंट hardened version of the underlying operating system and application installed on the system। वो कहता है जो स्टैंडर्डाइज इमेज, इमेज ये नहीं होती फोटो हमने मोबाइल से खींच ली हमारी इमेज है, नहीं। इमेज मैंने बताया था हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, हम उसको इमेज में कन्वर्ट करते हैं। लाइक हमारी विंडो 11 है, उसके विंडो वर्जन उसका होता है इमेज वर्जन। यूबंटू हो गया, काली लिनक्स हो गया, तो इनकी एक इमेज वर्जन होते हैं कि डाउनलोड कहते हैं ना, इमेज डाउनलोड करो, ये वो है कि एक स्टैंडर्डाइज इमेज शुड रिप्रेजेंट हार्डवेयर वर्जन, कि वो हमारा महफूज वर्जन है। ठीक है ना। These images should be validated and refreshed on regular basis to update their security configuration। मीन जो हमारा इमेज के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है सारा कुछ, उसको हमने वैलिडेट करते रहना है रेगुलरली। ओके, इन लाइट ऑफ रिसेंट विलनरेबिलिटीज, कि इसमें कौन कौन से हमारे फ्लॉज आए हैं, विलनरेबिलिटीज आई हैं इसके अंदर, एंड अटैक्स वेक्टर, कि कौन कौन से अवामिल हैं कि कोई अटैक्स हुआ कि नहीं हुआ। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि स्टोर द मास्टर इमेज ऑन सिक्योरली कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, कि जो हमारी इमेज होगी हम उसको कहाँ पे सेव करेंगे, मास्टर को सिक्योर कॉन्फ़िगर्ड सिक्योर सर्वर्स पे। ठीक है, वैलिडेट विद इंटीग्रिटी चेकिंग टूल कैपेबल टू ऑफ कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन। ठीक है, एंड चेंज मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड चेंजेस टू इमेजेस आर पॉसिबल। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी ये सब कुछ बताया हुआ है कि हम जो हमारे पास मास्टर इमेज होगी उसको हमने अपनी बेहतरीन जगह पे सेव करना है, और वो वैलिडेटेड होगा कि इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल के साथ, या इंटीग्रिटी चेकिंग टूल, असल चेकिंग नहीं, ये मॉनिटरिंग टूल होगा। IMT कहते हैं इसको, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग टूल। और वो किस चीज का कैपेबल होगा, टू कंटिन्यू इंस्पेक्शन चेंज मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड चेंज, क्या ऑथोराइज्ड चेंज हो उसके अंदर हम कर सकें। ये नहीं कि कोई बंदा उठा के उसके अंदर तब्दीली कर दे, नहीं। अच्छा, ये एक आपका वो है MCQs है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। अच्छा, सांप को भगा देते हैं। These master images can be stored in offline machines, air gapped from production network, with images copied via secure media to move them between the image stored servers and production servers। प्रोडक्शन सर्वर से इनको हमने बचा के रखना है और ऑफलाइन मशीन में हमने इनको स्टोर करना है, इतना आपको याद रहे। इट्स एनफ। अच्छा, यहाँ पे ये ना सारा MCQs है, और ये बड़ा अजीब और गरीब है कि प्रोटोकॉल्स सच एज टेलनेट, VNC, RDP और others do not actively support strong encryption, should only be used if they are performed over a
secondary encryption channel such as SSL, TSL and ISPEC। इसको ना ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये एमसीक्यूज भी आएगा आपका। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, मैं चला जाता हूँ चैट जीपीटी में, ये मैं करता हूँ इसको पेस्ट, ये खुद ही इसको वो कर देगा मेरे ख्याल में। इतना तो सियाना है यार, देखो ना मेरा दोस्त सियाना है। एक आपके दोस्त फारिग हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ऐसे ही करना है आपने, आपने लिखना है चैट जीपीटी में इसको ट्रांसलेट करें, इसको मैनर एक्सप्लेन करें, तो आपको ऐसे दे देगा बना के। ये उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है कि ऐसे प्रोटोकॉल्स, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी वजाहत क्या है कि टेलनेट, वीएनसी, आरडीपी जैसे प्रोटोकॉल्स डाटा को खुफिया किए बगैर भेजते हैं, जिससे हैकर इसे आसानी से सुन सकते हैं। अब जो टेलनेट क्या होता है, हाँ, टेलनेट हमारा होता है रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल। इसको हम रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते थे पहले, अब हम करते हैं एसएसएच, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल में क्या होता है कि हमारा जो पासवर्ड या डाटा वगैरह होता है किसी को शो नहीं होता, इनक्रिप्टेड होता है। और टेलनेट के अंदर आप वर्चुअल के स्टूडेंट हैं, अपना आईडी लिखते हैं, नीचे पासवर्ड लिखते हैं। आप जब टेलनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो टेलनेट के अंदर आपका जो पासवर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है वो उसको देख सकता है, ठीक है ना। पासवर्ड आपका एडमिनिस्ट्रेटर उसको देख सकता है। इसी तरह आपका अगर बैंक का हो गया तो उसको भी वो देख सकता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं है आपका डाटा, तो आपका आईडी और पासवर्ड पता चल जाएगा उसको। जिस तरह हम अब एसएसएच यूज करते हैं, सिक्योर शेल, उसके अंदर जो रिमोट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है उसको हमारा डाटा शो नहीं होगा, लिहाजा हमारा डाटा हमारे अलावा कोई नहीं देख सकता। अब इसका हल क्या है? हल है कि उनको बरह रास्त इस्तेमाल करने की बजाय इंक्रिप्शन वाले चैनल जैसे कि सिक्योर सॉकेट लेयर एसएसएल पे यूज करें, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी इस पे यूज करें। मिसाल, अगर आप टेलनेट से किसी रिमोट सिस्टम से जोड़ रहे हैं तो इसे बरह रास्त ना करें, बल्कि इसे एसएसएच टनल, ये वही आ गई सिक्योर शेल, एसएसएच सिक्योर एसएसएच शेल। ये इसके आपने पढ़े थे, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक SSH1 SSH2, स्टूडेंट को आया भी था, ठीक है। ओके, आपके लिए इतना काफी है, हम इसको आगे जुड़ते हैं इसके साथ जरा। ये आ गई तो 3.4 ये भी खत्म हो गया, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहां से भी मैं दिखा दूं, आपने पढ़ना है हैंडआउट से, ठीक है ना। तो पहला ये है, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये स्टैंडर्ड इमेज वाला है, इसको आपने वो करना है, रिप्रेजेंट हार्डन वर्जन ऑफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको कहाँ पे सेव करना है हमने इमेजेस को? ऑफलाइन डिवाइसेस में। कहाँ गया? ये देखो ग्रीन, इसके अंदर स्टोर्ड इन ऑफलाइन मशीन्स। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सच एज, ये तो वही बात आ गई जो मैंने ऊपर वहां से डिस्कस की थी। इनको हमने कहाँ पे रखना है? इनको सेकेंडरी इंक्रिप्शन चैनल, ये आपका एमसीक्यूज आएगा, इस सारे को याद करना है आपने। प्रोटोकॉल, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये अभी तक वही चल रहा है यार, यहां से खत्म कर दिया फिर इसको स्टार्ट कर दिया यार, अल्लाह पूछे इनसे। अब सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ही चल रहा है।
हमारे चौथा कौन सा है? कंटिन्यूअसली वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट। यार तो मैं भी थक गया, मुझे भी नींद आने लग गई है। आपको क्या हाल बनेगा, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा सोचो सोचो बच्चों, सोचो, हंसो हंसो, फ्रेश हो जाओ। मैं फायदा बताऊं, आप रिफ्रेश हो जाओगे। अच्छा, यूज फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग टूल टू एंश्योर दैट क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स इंक्लूडिंग सेंसिटिव सिस्टम एंड एप्लीकेशन हैव नॉट बीन अल्टर्ड। ठीक है, इनको अल्टर्ड नहीं करना जी, आपका एमसीक्यूज है। एक और जहां पे एमसीक्यूज आपका ये है, वो ये है, ये इसको मैं रेड कर देता हूं कि डिप्लॉय सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, या ये आएगा एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो और पॉपेट फॉर यूनिक्स सिस्टम that will automatically enforce and redeploy configuration setting to the system. Okay. और यहां पे जो है हमारा एमसीक्यूज ये बनेगा कि वेन एवर पॉसिबल यूज टूल कंप्लेंट यूजिंग सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। स्कैप क्या है? सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेशन सिस्टम। ये स्ट्रीमलाइन जो होगा ना, या स्ट्रीमलाइन रिपोर्टिंग, ये आपका एमसीक्यूज होगा, ये पूछेंगे सर। ये आपने याद रखने हैं, मैं जो रेड कर रहा हूं इसको आपने लाजमी याद करने हैं। ये इसमें से आपके 3 एमसीक्यूज हैं। दे शुड बी कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग रीडिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑन शेड्यूल्ड, मैनुअल और इवेंट ड्रिवन बेसिस। अब यहां पे है continuously vLearnability assessment and remediation. Run automated vLearnability scanning tool against all system. अच्छा, वो कह रहा है कि रन ऑटोमेटेड vLearnability स्कैनिंग टूल अगेंस्ट ऑल सिस्टम ऑन नेटवर्क ऑन अ वीकली और मोर फ्रीक्वेंट बेसिस एंड डिलीवर प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल vLearnabilities टू ईच रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर। पता नहीं बहुत लंबा बन रहा है, हम इसको पढ़ लें पहले कि हम इसको रन करना है ऑटोमेटेड टूल को। ठीक है, अगेंस्ट ऑल सिस्टम, ये आपका एमसीक्यूज है। ओके, एक और एमसीक्यूज है वीकली और मोर फ्रीक्वेंट बेसिस। हम यहां पे सिस्टम को स्कैन करते हैं तमाम सिस्टम के अगेंस्ट वीकली या मंथली या क्वार्टरली बेस पे, एंड डिलीवर क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज लिस्ट। स्कैनिंग के अंदर हम डिलीवर क्या करते हैं? प्रायोरिटाइज लिस्ट में इनके ये हमारा प्रायोरिटी नंबर 1 है, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, 4, 5, इस तरह प्रायोरिटी बना के रिपोर्ट हम आगे डिलीवर कर देते हैं क्रिटिकल vLearnabilities की। प्रायोरिटाइज करते हैं क्रिटिकल vLearnabilities को टू ईच रिस्पॉन्सिबल सिस्टम। फिर है ये आपका वो एमसीक्यू ये पूछेंगे सर, यूज स्कैप वैलिडेटेड vLearnability स्कैनर। यूज डैश होगा दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड vLearnabilities। ठीक है, तो यहां आपने कहना है कि स्कैप वैलिडेटेड vLearnability स्कैनर, ये फाइल में भी होगा एमसीक्यूज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो vLearnabilities कितनी तरह की हैं? 2 तरह की हैं। यहाँ पे एक ये है कोड बेस्ड और ये है कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। ठीक है,
अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, वैसे यहाँ ग्रीन किया हुआ इसको, मुझे नहीं लगता कि ये इसमें एमसीक्यूज हो इसका कि फर्स्ट पर्सनल शोड। मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, मैं रिव्यू ले लूँ। बटन चल रहा है, हो रही है, 30 मिनट हो गए अभी। यहाँ पे अभी हमने 4 लेक्चर किए और 30 मिनट हो गए, 154 पे हैं। मैं इसको भगाता हूँ आगे। तो परफॉर्म व्हीलर स्कैनिंग ऑथोराइज्ड मोड इधर एजेंट्स रनिंग लोकली एंड यूज डेडिकेटेड अकाउंट। अच्छा, ये एमसीक्यूज है आपका, एंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज्ड एम्प्लॉइज। ये पूरी आपने याद करना है, पूरा सेंटेंस, एंश्योर दैट। अच्छा, ये ना आपका यहाँ पे था, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है, एक एक ये एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज आ रहा है, पैचेस अप्लाई टू ऑल सिस्टम इवन सिस्टम दैट आर प्रॉपरली एयर गैप्ड। कि जो हमारे पास पैच होगा, हमने वो ऑल सिस्टम को करना है। यहाँ पे एमसीक्यूज होगा टू ऑल सिस्टम पैच, ओके। वो कह रहा है कि अप्लाई पैचेस फॉर रिस्कीएस्ट विलनरेबिलिटीज फर्स्ट, के जो हमारे सबसे रिस्की होंगे ना, हमें पता होगा इसमें ज़्यादा चांसेस हैं हमारे फ्लॉज के, वीक पॉइंट्स के, उसको हमने पहले वो करने हैं। चांसेस नहीं मीन हमारी जो रिपोर्ट आएगी ना, रिपोर्ट में जो फ्लॉज ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, रिस्की होंगे, उसको हम सबसे पहले पैच अप्लाई करेंगे। ये टॉपिक नंबर 5 है। इसमें आपने देख लेना है 155 156, कंट्रोल्ड यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। यूज ऑटोमेटेड टूल, ये आपको पता होना चाहिए, ये बार बार यूज हो रहा है। ऑटोमेटेड टूल हमने यूज करना है यहाँ पे, जहाँ मैनुअल होगा बता देंगे, वरना आपने ऑटोमेटेड ही करना है, ठीक है। तो इनको मैं करने के लिए अथॉराइज्ड कौन करेगा, सीनियर एग्जेक्टिव्स, ठीक है। ये है कॉन्फ़िगर सिस्टम टू इशू अ लॉग एंट्री एंड अल्टर, ये आपका एमसीक्यूज है, ओके। अच्छा, यहां पे वो कह रहे हैं यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन
फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस, ये आपको याद होना चाहिए। MFA, इसको क्या कहते हैं? MFA, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन, मीन 2 दफ़ा, एक से ज़्यादा वो आपको वेरीफाई करेगा। तो एक होता है ना वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड देते हैं, तो पासवर्ड देने के बाद एक और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, आपके OTP डिवाइस पे आएगा, या आपके ईमेल पे आएगा कि ये इसका OTP है, इसको वेरीफाई करें कि आप इसको लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, तो MFA जो है आपका ये बनेगा MCQs होगा। देखो ना, वही बता रहा है कि आपको 1 टाइम पासवर्ड मिलेगा, तो फिर आपने वो करना है, इसको लॉग इन करना है। वो कहता है कि वेयर मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन इज नॉट सपोर्टेड, यूजर अकाउंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू यूज लॉन्ग पासवर्ड। ठीक है ना, लॉन्गर देन 14 करेक्टर्स। अगर ये आपका MCQs है, 14 करेक्टर जो है ये आपका एक MCQs है। ओके, आपने क्या करना है? लॉन्ग पासवर्ड देन 14 करेक्टर MFA, जहां पे अप्लाई नहीं होगा, वेयर MFA इज नॉट अप्लाइड, पासवर्ड शुड बी 14 करेक्टर्स। जितना बड़ा पासवर्ड होगा उतना आपका सिक्योर समझा जाता है। टॉपिक नंबर 157, 158, मेंटेनेंस मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड ऑडिट लॉग। यूटिलाइज 3 सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्स, यूज एट लीस्ट 3 सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्स। ये आपका MCQs है, हॉट फेवरेट MCQs। ठीक है, ये 3 भी साथ मिला दें। आपने क्या करना है कि यूज एट लीस्ट 3 सिंक्रोनाइज्ड टाइम सोर्स फ्रॉम which all servers and network devices retrieve time information on regular basis so that timestamps in logs are constants। अच्छा, अब यहाँ पे और कौन सा आपका होगा MCQs? अच्छा, ये शायद सर आपसे पूछ सकते हैं, जो 7वां नंबर पे हमारा ना सिस कंट्रोल्स के ईमेल एंड वेब ब्राउजर प्रोटेक्शन, ये मोस्टली सर पूछ लेते हैं। इसमें आपने कहना है एंश्योर, ये आपका MCQs है, जो ग्रीन किया हुआ है ये आपका MCQs है। Ensure use of only fully supported browser and email client. Ensure that only fully supported web browser and email clients are allowed to execute in the organization. Ideally, only using the the latest version of the browser and email client provided by vendor. Okay, disable unnecessary or unauthorized browser or email client plugins. हमने इनको uninstall or disable any unauthorized browser or email client plugins or add-on application.
मैं देख रहा हूँ ज़रा यहाँ पे कि कौन सा आपको अब बताऊँ कौन सा ना बताऊँ। ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है। सैंडबॉक्स all email attachments use sandboxing to analyze and block inbound email attached malicious behavior। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं यहाँ से, ओ सॉरी, ये यहाँ से कर लेते हैं। मेरे दोस्त को पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ। देखो ना, मैंने नहीं लिखा उर्दू में और मैनर एक्सप्लेन नहीं, इसको पता है मैं क्या चाह रहा हूँ। डीएनएस फिल्टरिंग क्या होती है? जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट का नाम मसलन badsites.com टाइप करता है तो डीएनएस इसका आईपी तलाश करता है। डीएनएस फिल्टरिंग उस वक्त चेक करती है जब वो डोमेन ख़तरनाक है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेबसाइट हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, अगर हम उसको फिर भी वो करते हैं तो वो कहेगा कि ये आपकी आईपी एड्रेस बैन है, आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं डीएनएस। अच्छा, अब डिमार्क क्या है? सही डोमेन से आने वाली ईमेल को इस तरह तब्दील या जाली बनने से रोकने के लिए डिमार्क पॉलिसी लागू करें। ठीक है, एसपीएफ इसमें है। एफपीएस बताता है कि कौन सा आईपी एड्रेस आपके डोमेन से ईमेल भेजने का मजाज है। अब सैंडबॉक्स क्या है? ऐसी ईमेल्स के अटैचमेंट्स को रोका जाए और तजज़िये के लिए सैंडबॉक्सिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जो मशकूक या नुकसानदेह रवैया ज़ाहिर करें। सैंडबॉक्सिंग एक महफूज टेस्टिंग माहौल होता है जहां मशकूक फाइल को अलग थलग चलाकर चेक किया जाता है कि वो वायरस या मालवेयर तो नहीं। ओके, समझ लो जेल है यार। जेल में जिस तरह ना कैदी चला जाता है तो उसको ठुकाई हो करते हैं, मार मार चन किथे गुजारी है रात वे, लितर पे लिखा होता है पुलिस वालों के। तो यहाँ पर भी सैंड बॉक्सिंग में वही काम हो रहा है। तो हमारे पास होती है सैंड ब्लास्टिंग, वो और चीज़ होती है, वहाँ सही लितर भेजती हैं सैंड ब्लास्टिंग में। लेकिन ये है सैंड बॉक्सिंग, सैंड बॉक्स। तो मशकूक फाइल को अलग थलग चेक किया जाता है कि उनमें वायरस या मॉलिशियस एक्टिविटी है कि नहीं। अभी मैं इसको यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी यहाँ पे टॉपिक नंबर 160 तक हो गए हमारे। मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ इसको, और 44 मिनट्स भी हो गए। आप लोगों से गुजारिश है आपने चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें, और अपने ख्यालात का इजहार बताएं कि ये ऐसे सही है, इसकी मज़ीद डिटेल दें, कम डिटेल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप बताएंगे वैसे होगा। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने तासुरात वो भी शेयर करें, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक मैं दे दूंगा। आप ग्रुप में आपको डाटा मिल सकता है, हेल्प हो सकती है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये सिस कंट्रोल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। जिनमें डिटेल बताने वाली थी वो मैंने डिटेल बता दी। अब बाकी जस्ट इनके मैं आपको एमसीक्यूज ही कवर करवाऊंगा अगले जो होंगे सिस कंट्रोल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।